वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनको। तो उसमें चैप्टर नंबर 6 में ये है लेक्चर नंबर 7, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं मैकेनिक्स में, ये हमें समझना है। सो आर्टिकल 6.8 ये आप ओपन कर सकते हैं एनसीईआरटी में। फॉर सिंप्लिसिटी वी डेमोन्स्ट्रेट दिस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर वन डायमेंशनल मोशन। तो 1D मोशन इन 1D के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट ए बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कैपिटल एफ, ये फोर्स लग रहा है। देन फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने दिखाया डेल्टा के से, वो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर, यानी एफ एक्स यानी एफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। If the force is conservative, the potential energy function, जिसको हम v से दिखा रहे हैं, function of x, can be defined such that हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा v, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी किसके बराबर होने वाला है, f डेल्टा x के। The above equations imply that, उससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर मैं यहां पर माइनस डेल्टा v लिख दूं जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, सो हम लिख पाएंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इक्वल टू 0 और डेल्टा ऑफ के प्लस वी इक्वल टू 0, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसका सम कांस्टेंट रहेगा। ये यहां से प्रूव हो जाता है। तो ये तो हमने एनालिटिकली प्रूव किया। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करके देखेंगे हम। एग्जाम्पल जो है पेज नंबर 121 पर, यहां पर आप देख सकते हैं which means that k plus v, the sum of kinetic and potential energies of the body, is a constant over the whole path। कहां, इनिशियल एक्स आई से लेकर फाइनल पोजीशन एक्स तक। दिस मींस दैट तुम किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो, किसी भी पॉइंट पर ये जो सम है वो कांस्टेंट रहने वाला है। के आई प्लस वी पोजीशन एक्स आई पर इक्वल टू के एफ प्लस वी पोजीशन एक्स एफ पर। द क्वांटिटी के प्लस वी is called the total mechanical energy of the system. Individually the kinetic energy K and the potential energy may vary, ये बदलेंगी from point to point, but the sum is a constant। पर दोनों का जो सम है, the aptness of the term conservative force is now clear। इसीलिए हमने उस corresponding force को conservative कहा था। क्यों कहा था conservative, वो यहाँ explanation हमें मिलता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जब कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्क होता है, देन उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व्ड रहती है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लेट अस कंसिडर सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। तीन तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए फोर्स एफ इज कंजर्व, ये ब्रैकेट में जो क्वांटिटी आ रही है बच्चों उसको नहीं पढ़ रहा है, रीजन बिहाइंड ये बता रहा है कि वो किसका फंक्शन है। तो यहां पर फोर्स किसका फंक्शन है, पोजिशन का फंक्शन है, एक्स का। A force F is conservative if it can be derived from a scalar quantity V by the relation given by the equation 6.9, यानी F equal to minus dV by dx, negative of potential energy gradient। The three-dimensional generalization requires the use of a vector derivative which is outside the scope of this book।
मैं इसको समझा देता हूं बच्चों आपको। देखिए सिचुएशन क्या है, फोर्स है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हम तो किससे दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U से, और यहां पर अभी दिखाया हुआ है V से। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाऊं तो F होता है माइनस du बाय dr, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब समझने वाली बात यह है बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर है। तो हमें जो रिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो स्पेशल रिलेशन है, एक तरफ वेक्टर है दूसरी तरफ स्केलर है, उनके बीच का है। तो अब इस स्केलर से वेक्टर कैसे बनेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एन कैप से भी कर सकता हूँ। मान लो एन कैप से किया तो उसका मीनिंग क्या है वो आपको समझना है। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है, एफ इक्वल टू माइनस, इस सिंबल इसको बोलते हैं हम डेल यू, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, जब भी चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ग्रेड यू। गौर कीजिए मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखा रहा हूँ, वी से नहीं दिखा रहा। एनसीईआरटी में यू से वी से दिखाया हुआ है। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स माइनस ऑफ partial differentiation of potential energy with respect to x multiplied by I cap plus partial differentiation, इस सिंबल को ऐसे तो बोलते हैं कर्ली, कर्ल यानी घुमावदार, यानी घुंघराले बाल होते हैं ना, जैसे कर्ल हो गए, कर्ल तो कर्ली। बट अदर देन कर्ली इसको हम डेल भी कह देते हैं, ये भी डेल है और इसको भी हम डेल कहते हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करके तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, टाइम्स जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। तो बच्चों ये रिलेशन है जो स्केलर पोटेंशियल एनर्जी को वेक्टर फोर्स में कन्वर्ट कर देता है, जहां से हम एक्स कंपोनेंट फोर्स का, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट सेपरेटली पता लगा सकते हैं। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी आपस में लिंक्ड है। The work done by the conservative force depends only on the end points. Path function नहीं है, point function है। This can be seen from the relation W होता है work done फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि बराबर होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्चुअल में टोटल सम इनका कांस्टेंट है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। एक तरह की एनर्जी काइनेटिक या पोटेंशियल दूसरी तरह की एनर्जी काइनेटिक या पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। A third definition states that the work done by this force in a closed path is zero. Conservative force के influence में work done in a closed path zero. This is once again apparent from equation 6.11 since xi equal to xf, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वापस उसी पॉइंट पर आ गया घूमकर पार्टिकल, वर्क डन इज जीरो। Thus the principle of conservation of total mechanical energy can be stated as, इसके बेसिस पर हम इसको स्टेट कर सकते हैं, total mechanical energy of a system is conserved if the forces doing work on it are conservative, और वाइस वर्सा मैं इसमें लगा देता हूं साथ में, इसका उल्टा भी सही है। यानी फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, कंजर्व्ड है तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। इसको दोनों एस्पेक्ट में हमको तैयार करना है। The above discussion can be made more concrete by considering the example of the gravitational force once again and that of the spring force in the next section. उन दोनों से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फिगर 6.5 को अगर आप ध्यान से देखें तो एक बॉल है जिसका मास m है, उसको हम गिरा रहे हैं यहां से क्लिफ जिसकी हाइट है h, कैपिटल H हाइट के टावर से हमने उसके टॉप से इसको गिराया।
जब गिराया ड्रॉप्ड है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अगर बीच का कोई पॉइंट हम कंसिडर करें वहां पर वेलोसिटी निकालें और एंड पॉइंट पर वेलोसिटी निकालें तो उनको हमने नाम दिया v एट हाइट h vh एंड v फाइनल vf। तो ये किस तरह से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाकर हम पता कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। द टोटल मैकेनिकल एनर्जीज ई जीरो यानी टॉप पर, ई एच इंटरमीडिएट पोजीशन में एंड ई कैपिटल एच जब बॉटम पे आ गई ऑफ द बॉल एट द इंडिकेटेड हाइट्स जीरो, ग्राउंड लेवल माना है हमने एच एंड एच जीरो पर, ग्राउंड लेवल पर एच और एच पर आर कितनी कितनी है। तो बच्चों यहां लिख तो दिया जीरो ग्राउंड लेवल, एक्चुअल में जीरो वहां माना है जहां से गिराया हमने, सो ग्राउंड लेवल नहीं है वो, ठीक है। सो ई एच एम जी एच टॉप मोस्ट पोजिशन पर सारे की सारी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के बराबर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और नीचे आए बीच में इंटरमीडिएट लेवल पर तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू स्मॉल एच है, जबकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एच स्क्वायर। अब वी एच स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के रख देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। और फाइनली सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, चाहे तो हम वी एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ई एच इज ई जीरो, द कांस्टेंट फोर्स इज अ स्पेशल केस ऑफ ए स्पेशली डिपेंडेंट फोर्स। अगर आप देखें तो स्पेशली की स्पेलिंग अलग है, तो ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है वर्ड। Hence the mechanical energy is conserved. Thus EH equal to E0 और उसके बेसिस पर वेलोसिटी निकाल दी अंडर रूट ऑफ 2gh यहाँ पर, जबकि हम काइनेमेटिक इक्वेशन से इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हमने मान के चलें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर रही है। अगर हाँ उसे प्रूव करना हो तो हम इसको डिफरेंट वे में कर सकते हैं। रिजल्ट दैट वाज ऑब्टेन इन सेक्शन 3.7 फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसको डायरेक्टली यूज कर लिया तो EH के बराबर, विच इम्प्लाइज VH स्क्वायर इक्वल टू 2GH माइनस एच। तो यहाँ से VH की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको आपको डिफरेंट वे में सॉल्व करके बताऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, ऐसे समझते हैं। अगर आपको आता है तो आप वीडियो के सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। ये स्कूल एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है और एक कंसेप्ट है। माना कि पॉइंट ए से इस बॉल को छोड़ा गया जिसका मास है m और इस टावर की जो हाइट है वो है कैपिटल H। जब ये इंटरमीडिएट किसी हाइट पर पहुंचती है, जो कि मैं ऊपर से भी ले सकता हूं नीचे से भी ले सकता हूं, मान लो मैंने नीचे से माना इसको स्मॉल h, तो ऊपर से इस डिस्टेंस को देखेंगे तो वो मिलेगी हमें h माइनस एच, दिस मच इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज जीरो। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखता हूं, U से दिखाया मैंने पोटेंशियल एनर्जी को, U एट A इट इज mg कैपिटल H। काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, कैपिटल K से दिखाया मैंने काइनेटिक एनर्जी को, इट इज जीरो। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम हो गया mgh, दोनों को जोड़ा। अब मैं बात करता हूं पॉइंट बी की, हियर इट इज पॉइंट बी। यहां तक बॉल जब पहुंची तो इसकी वेलोसिटी हो गई vb। अभी पोटेंशियल एनर्जी जो है बी पोजीशन पर बच्चों वो है mg स्मॉल h। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं पॉइंट बी पर वो है हाफ m vb स्क्वायर। अब vb स्क्वायर निकालने के लिए अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से vb स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2a, यहां पर एक्सेलरेशन g है बच्चों। तो हाइट जो बची, जितनी हाइट वो गिर चुकी है वो है h माइनस एच, ने ऐसे लिखा और vb स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखी तो ये मुझे मिलता है
2 से हाफ कट गया, m टाइम्स g h माइनस h। और अगर आप देखें इसमें इसको जोड़ दिया, अगर मैंने इन दोनों का सम किया तो एक टर्म कट के वापस क्या मिलता है हमको, एम जी एच सेम। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर हम आ गए, यहां आ गए पॉइंट सी सपोज, जहां पर वेलोसिटी होगी सपोज वी सी, तो यहाँ पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, वेलोसिटी की बात करें वी सी, तो इसी लॉजिक से अगर मैं वी सी स्क्वायर निकालूं तो सीधे सीधे मुझे वी सी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, हाइट एच गिर चुका है तो 2gh। और जैसे मैं इसको काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन में लिखता हूं के सी यानी हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है एम जी एच। और अब इन दोनों को जोड़ो, जीरो और एम जी एच, तो वापस आ गया एम जी एच। तो हमने देखा चाहे पॉइंट ए हो, चाहे पॉइंट बी हो, चाहे पॉइंट सी हो, sum of mechanical energy remain same, which is mgh। एग्जाम्पल 6.7 देखते हैं। इसमें 6.7 में हम आ गए सर्कुलर मोशन में। ओके, सर्कुलर मोशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने वाले हैं। तो बच्चों इसको हम सर्कुलर मोशन समझते हुए, सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करता हूं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं बच्चों। हैप्पी लर्निंग।